बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी अदर साइड में हूँ आपके साथ फ़ायज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, जहाँ मुल्क में हम देख रहे हैं कि सियासी अफरा-तफरी है, ज़ाहिर-सी बात है सूबाई हुकूमतें बनने का सिलसिला भी जारी है, जिसमें बलूचिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की जो असम्बली है उसकी कल उसकी हल्फ़ बर्दारी हो जानी है। सुबह 11 बजे उसका भी हल्फ़ हो जाना है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो क्या ये सारी हुकूमतें बनने से जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती नज़र आ रही है? और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही तो ये जो आवाम की इतने अरबों रुपए की एक्सरसाइज हुई है उसका क्या फ़ायदा होगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हर सूरत आनी ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पाकिस्तान में इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आएगी। और पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि किसी भी तरह से इकोनॉमिकल अगर स्टेबिलिटी नहीं आती तो खुदा न खास्ता जो पाकिस्तानी इकोनॉमी के हालात बुरे हो सकते हैं, वो हमने इसकी एक झलक पहले भी देख ली है। तो पाकिस्तानी अवाम इस वक्त रिलीफ चाह रही है। जो आम आदमी की ज़िंदगी है, जिस तरह से वो 2 वक्त की रोटी उसके लिए खाना मुश्किल है, ऊपर से रमज़ान है। रमज़ान में वैसे अगर हम दूसरे ममालिक की एग्ज़ाम्पल कोट कर लें तो वहाँ पे अशिया ज़रूरियात को सस्ता कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे इसको एक इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे रमज़ानुल मुबारक आता है तो चीज़ों को महंगा कर दिया जाता है। हुकूमत जितनी मर्ज़ी डीसी काउंटर बना ले, जितनी मर्ज़ी कोशिशें कर ले, लेकिन जो अशिया ख़ुरूनोश हैं, जो बेसिक फूड बकेट्स हैं, वो महंगी हो जाती हैं। तो इस सब में आम आदमी की सैलरीज़ जो हैं, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर की बात ना करें, प्राइवेट की भी बात करें, तो क्या ये जो एक सिलेक्टेड है कि भाई इससे कम किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, मिनिमम सैलरी जो डिसाइड की हुई है, क्या वो मिल भी रही है आम आदमी को? इस सब पे भी बात करेंगे, सोशल इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। सबके अलावा ये जो हमारे मुल्क में अब कहा जा रहा है कि हम एहतजाज भी करेंगे और हम एहतजाज की कॉल भी है, तो क्या तरीके इंसाफ अगर एहतजाज करती है तो क्या उसके बाद उस एहतजाज से वो बानी पीटीआई को जेल से बाहर निकलवा लेंगे? नाज़रीन, जहाँ पे जेल की बात हो रही है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बात बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, बहुत ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है। वो ये है जनाब के अडयाला जेल के बाहर से 3 मशकूक दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्शा और बारूद भी उनसे बरामद हुआ है और तीनों को मज़ीद तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी अजीब सी बात है। अडयाला जेल बड़ी जो है तारीख में बड़ी इम्पोर्टेंट जेल है ये। अगर हम ओवरऑल देखें इस जेल को, वहाँ पे सिक्योरिटी के जितने इंतज़ामात होते हैं, जितनी वहाँ पे पुलिस होती है, जितनी वहाँ पे सिक्योरिटी टाइट होती है, उस सब के बावजूद इस तरह के वाक़यात कैसे पॉसिबल है? जेल के तरफ में इस तरह के वाक़यात कैसे हो सकते हैं? और उसके बाद स्पेशली जब वहाँ पे कुछ हाई प्रोफाइल वहाँ पे लोग भी कैद हों, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, बानी पीटीआई हैं, तो इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। तो वहाँ पे इस तरह के वाक़यात, और अगर हमारी जेलें जो हैं, अडयाला जेल जैसी जेल भी महफूज नहीं है, वहाँ पे भी अगर इस तरह की कोशिशें हो सकती हैं, तो फिर आम आदमी का इस मुल्क में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी? आम आदमी कैसे महफूज होगा? इस सब पे भी बात करेंगे। और ये जो रिजर्व सीट्स का कुछ इशू चल रहा है, नाज़रीन, ये जो रिजर्व सीट के इश्यूज है, मेरा अपना मानना ये है कि ये सिर्फ तरीके इंसाफ लेट सुन्नी इत्तेहाद का इशू नहीं है। ये जो रिजर्व सीट्स हैं, ये माइनॉरिटी जो है वो कोटा है, ये ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का कोटा है। तो हमारे मुल्क में तो पहले ख़वातीन के लिए बड़े मसाइल हैं, तो माइनॉरिटी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा, अक़लियतों के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। तो हमें सिर्फ इसको इस एंगल में नहीं देखना कि ये रिजर्व सीट जो हैं एक लिस्ट नहीं दी गई तो चले जी हम बंदर बांट शुरू हो गई और उनको बांट दिया गया। हमें इस एंगल में भी देखना है। तो क्या हम यहाँ पे बात करते हैं, हम दावा करते हैं कि ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, हम माइनॉरिटी के हकूक़ की बात करते हैं, तो क्या हम जब यहाँ पे उनको उनके हकूक़ देने की बात आती है, तो क्या हम उनको फिर ये सीटें देने से एक छोटी सी बात पे, जब एक सियासी जमात ने इलेक्शन में जमात के तौर पे हिस्सा ही नहीं लिया, तो वो रिजर्व सीट के लिए कैसे वो एप्लीकेशन दे सकती है, या वो दरख्वास्त दे सकती है, या वो लिस्ट दे सकती है? तो ठीक है, बाद में ऐड हो सकती है, जैसे कि आर्टिकल 224 की सब क्लॉज 6 है, जिसमें ये नाज़रीन ये ऐड हुआ था। सब क्लॉज 6 में एक नई प्रोविजन डाल दी गई थी। उसमें ये था कि अगर आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो खातिन की मखसूस नशिस्तों के लिए जो दी जाती है, तो सब क्लॉज इसके था कि आप नई लिस्ट डालने की प्रोविजन आइन के अंदर मौजूद, आप नई लिस्ट दे सकते हैं अगर आपकी लिस्ट जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए।
तो अगर आइन के अंदर आर्टिकल 224 सब क्लॉज 6 के अंदर ये है कि आप आपकी लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो आप नई लिस्ट दे सकते हैं, तो जिसकी लिस्ट मौजूद नहीं है तो उसके लिए भी थोड़ी सी नरमी बरती जानी चाहिए। यहाँ पे सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा इस पे भी मेरे ख्याल में आइन के हिसाब से अगर आइन खामोश है तो इस हिसाब से इनको फिर आइन में कोई तरमीम भी कर देनी चाहिए, लेकिन तरमीम करते हुए ये ख्याल रख लेना चाहिए कि अपने हक में तरमीम ना कर लें, क्योंकि बहुत सारे फैसले अगर आज किसी सियासी जमात के हक में जा रहे हैं तो कल को उसके मुखालिफ भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी सियासत है, हवाओं के रुख बदलते रहते हैं, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। नज़ीर सब पे बात करते हैं, हमें ज्वाइन किया है हसनैन तिरमिज़ी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया तिरमिज़ी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तिरमिज़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक है आपकी? तिरमिज़ी साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जो अडियाला जेल के इश्यूज हम सुबह से देख रहे हैं कि वहाँ पे दहशतगर्दों को भी पकड़ा गया है और उनसे जो जो भी मवाद बरामद हुआ है, ये सब क्या है? अडियाला जेल जैसी जेल जो है, अगर वहाँ पे इस तरह के वाकयात करने की कोशिश की जा सकती है तो फिर आम आदमी उसकी सिक्योरिटी ठीक है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। तिरमिज़ी साहब, ये क्या बात कर दी आपने? यहाँ पे कराची के बेस कैंप के ऊपर हमला हो गया था, जहाज तबाह कर दिए गए थे, हमारे जवान शहीद कर दिए गए थे, हमारे GHQ के अंदर हमला हो गया था, दहशत गर्दों से निगोसिएशन करने के लिए हमें टेररिस्ट लोगों को बुलाना पड़ा था। अब ये क्या बात करेंगे अडियाला जेल की? यहाँ तो कोई हम घर में आम शहरी जो हैं उनको छोड़ें, यहाँ तो बड़े बड़े लोग जो हैं वो अंदर अंदर खत्म हो जाते हैं। ये छोड़ें, आप लियाकत अली खान को भरे बाजार में मार दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सेफ्टी मैयर्स हैं, ये स्टोरियां हैं, ये चलती रहती हैं, ये हर दफ़ा के सालाना काम चलते हैं, आते हैं, ये होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हसनैन तिरमिज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तिरमिज़ी साहब, अब क्या होगा आगे, क्योंकि जो अपोजिशन है उसने तगड़ी अपोजिशन करनी है और कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि वो मुफाहमत की कोई अपोजिशन करेगी या कोई मुफाहमत के रास्ते पे चलेगी। वो कह रहे हैं कि पहले हमारी जो मैंडेट चोरी की है पहले वो वापस करें, उसके बाद हम बैठेंगे। तो वो तो किसी सूरत पॉसिबल नहीं है कि वापस मिल जाए। क्या होगा क्या आगे? आपने ये तय कर लिया है कि मैंडेट वापस नहीं मिलेगा? तिरमिज़ी साहब, उसमें चले गए ना, अदालतों में चले गए, ट्रायल कोर्ट्स में चले गए, क्या होगा क्या उसमें? अदालतों में कुछ नहीं होगा। पिछला शहबाज शरीफ साहब एक पूरे 5 साल उन्होंने गुजारे हैं एक केस के ऊपर, तो हमारी अदालतें जो क्या इंसाफ मिलना, हमारी अदालतों के लेवल क्या है, इसलिए तो कहा कि वो तो सीट्स नहीं वापस मिलेंगी। दुनिया में ऐसे ही हम 130वें नंबर पे नहीं आए इंसाफ के अंदर, हमारी हरकतें ऐसी हैं। अच्छा। तो बात ये है कि देखिए, इलेक्शन हो गई पाकिस्तान में, और ये ऐसा इलेक्शन हुआ है कि इस इलेक्शन के अंदर जो जीतने वाला है वो भी परेशान है, जो हारने वाला है वो तो है ही है। वही है परेशान जी। और इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ऊपर हजरत सराई हो गई है, तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से जो काम चल रहे हैं, उन इलेक्शन को देख दुनिया भी परेशान है, लोग भी परेशान है। अच्छा, अब इस हवाले सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं जाके सिचुएशन की हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो हमारे पास तो जवाब देने को नहीं है। जर्नलिस्ट हम जब देख रहे हैं, हमारे सामने फॉर्म 45, फॉर्म 47 की जब तब्दीलियां हुई और सॉरी, हाथ से लिखा हुआ नंबर जो है वो 7 को 1, 1 को 9 किया गया। अगर तुमने कुछ करना है तो फॉर्म 47 नया बना देते, फॉर्म 45 नया बना। लेकिन तिरमिज़ी साहब, उस पे सारे सबके सिग्नेचर्स थे ना, वो थंब के इम्प्रेशन भी थे, तो वो सारा कुछ कैसे हो सकता है? तो कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत होती है ना। अच्छा। तो वो अकल भी इस्तेमाल ना की लोगों ने। तो अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर जो नजर आ रहा है, ये हालात सियासी जमातों को छोड़ दें आप, इस वक्त जो एक आम पाकिस्तानी है, मेरे जैसा, आप जैसा, जी जी, हमारे मसाइल का हल किसके पास है? हमारा सवाल तो ये होना चाहिए। हमारी तरफ से काला चोर है, सफेद चोर है, एग्जैक्टली, डाकू, अवाम के लिए क्या रिलीफ है, अवाम को सहूलत कैसे मिलनी है? आप जब कंपैरिजन करते हैं उन ममालिक के साथ जो आपके साथ या आपके बाद आजाद हैं, बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, नेपाल है, थाईलैंड है, मलेशिया है, तुर्की है, जब आप इन ममालिक के साथ पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो आपको शर्म आती है, शर्मिंदगी फील होती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ हो क्या रहा है, कवानीन के नाम पर क्या क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे कानून की किताब, अदालतों में क्या हो रहा है, पुलिस हमारी क्या कर रही है, जुडिशरी का लेवल कहाँ चला गया है। हम बाकी महकमों को तो छोड़ दें, हमारे यहाँ सिस्टम देखने की क्या है, वो क्या रहा है, करने का क्या। हमें पिछड़ा का पूरा वाकया अभी गुजरा रहा है, तो हमारा जो सिस्टम है दिमागी तौर पे वो कहाँ खड़े हैं।
ऐसे में अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक ऐसी हुकूमत जिसको लाया गया है किसी भी जरिए से, कोई भी लेके आया है, वो डिलीवर भी करेगी, और आप ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली के लिए कोई काम भी करेगी, हम्म। ये एक ऐसा मौका सा ख्वाब है जिसकी ताबीर मेरे पास तो नहीं। आपके पास अच्छा, है तो आप बता दें लोगों को। तो फिर होगा क्या तिरमिजी साहब? ये जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है या जो जो एनालिसिस पेश किया जा रहा है कि ये हुकूमत ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगी, कुछ ही अरसा चलेगी, फिर जनरल इलेक्शन में दोबारा जाना देखिए, पड़ेगा। कौमी आप कौमी वही देख कौमी रहे हैं। जी, कौमी असम्बली के अंदर जो पहले सेशन हुए हैं उसमें हम्म। आपने देखी है क्या कुछ जी। हुआ? आप समझते हैं कि इस कौमी असम्बली में कोई कवानीन, कोई लेजिस्लेशन लेवल की कोई चीज हो? आप समझ रहे हैं कि क्या इस असम्बली से आवाम की बहबूद के लिए कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। यहाँ अच्छा। तो अगला देखिए ना, IMF जो है, अरे देखिए मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री करेंगे, एक ने कहा हम्म। 250 यूनिट फ्री करेंगे, ठीक। और हालात ये है कि जिस दिन वोट खत्म होती है उस दिन ₹7 बिजली बढ़ जाती है, हाँ। पेट्रोल बिल बढ़ जाता है। तो हम्म। ऐसे हालात कि आप अगर इससे कोई उम्मीद वाबस्ता करना चाह रहे हैं तो हम्म। मुझे तो 1% चांस नजर नहीं आता कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कोई रहम की को बात होगी। ये आटे बांटना तस्वीरों वाले ये चीजें कि आपने कोई फंड जारी कर दिए, ये हल नहीं है। हम्म। लोगों को फ्री आटा नहीं चाहिए, लोगों को रोजगार रोजगार चाहिए। चाहिए, रोजगार लोगों मिल जाए को, तो फ्री आटे की तो फिर हाँ, बात ही ना ना रहे, लोग लोगों अपने को हाथ से कमाए लोगों और को अपनी जरूरियात पूरी लोगों करें। को लोगों को उनकी तनख्वाहों में, उनकी आमदन में अपने अखराजात पूरे करने की हम्म। कोशिश करनी चाहिए। हम्म। ये आपने गैस के बिल इतने बढ़ा दिए, बिजली के बिल आम इंसान पैसे इसको देगा कि वो अपने जेब में डालेगा। अभी आप देखिएगा, गर्मी आ रही है 2 महीने के बाद, जी। अब आज शुरू हो गया ओ। अप्रैल में, मई के अंदर जो तूफान आएगा बिजली के बिलों का, आप समझती हैं कि क्या वो झेल पाएंगे सर्दियों में नहीं कंट्रोल हो रहे तिरमिजी साहब, जो लोगों को हम देख रहे हैं, जो लोग पर्सनली मैंने जो लोगों के बिल्स देखे हैं वो सर्दियों में कंट्रोल नहीं हो रहे उनके देखिए बिल, ना, तो देखिए गर्मियों में जिस तो खैर क्या हाँ, कंट्रोल होने हैं। जिस बंदे की तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपए की है, हम्म। उसके घर का गैस का बिल अगर 15 हज़ार आ रहा है, बिजली का बिल 10 हज़ार रुपए आ रहा है, हम्म। तो वो क्या खाएगा? एग्जैक्टली, वो फिर तो वो है रोएगा। माशरा। अच्छा तिरमिजी साहब, ये कानून साजी की हमने बात की है ऐवान के हवाले से, मौलाना फजल रहमान साहब चौके छक्के तो खैर वो गाहे बगाहे लगा ही रहे हैं। एक और उन्होंने बात कर दी है, वो कह रहे हैं कि कानून साजी ऐवान को करनी चाहिए या पीछे से डिक्टेट होती है। ये बड़ा अहम पॉइंट है। कुछ देखिए, हमने पिछले सेशन में भी देखा, कुछ ऐसे बिल्स आए जिसमें किसी ने उसको ऑन नहीं किया कि ये बिल आए कहाँ से थे, किस तरह से ये कानून बन गया, किस तरह से ये पास हो गया, कोई भी उसको ऑन करने को तैयार नहीं था, लेकिन वो पास हो गए। तो इसका मतलब ये मैं मौलाना सब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जी। सिंध असम्बली में मेहताब अकबर राशदी जो थी, वो MPA थी, उन्होंने एक बिल पास किया अर्ली चाइल्ड मैरिजेस की प्रिवेंशन के हवाले से कि कम अज कम उम्र 18 साल होगी शादी की एज में। ठीक। अच्छा, इस हवाले से पंजाब असम्बली में भी एक बिल मूव हुआ, लेकिन वो तारीखों पे तारीखें बननी शुरू हो गई। कुछ ठीक है। अर्से के बाद जब आपको ग्रे लिस्ट से निकलना था और आपने अपने आप को बचाना था, हाँ। तो शहबाज शरीफ को कहा गया कि इसमें एक शिक है ये वाली। आप यकीन करें 4 घंटे में बिल पास हो गया पंजाब में। तो अच्छा। कुछ बिल ऐसे हैं, इस 16 साल की उम्र हो गई पंजाब में, सिंध में 18 साल। तो हम्म। कुछ बिल ऐसे हैं जो सियासतदान अगर चाहे, लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द पोजिशन, तो हम्म। शहबाज शरीफ हो गया, नवाज शरीफ हो गया, जरदारी साहब टाइप लोग हो गए, अभी इस तो तरह के शहबाज लोग। शरीफ साहब के मुताबिक 2 in 1 वही है ना, लीडर ऑफ द हाउस भी अभी तो वही वही है, है ना, लीडर ऑफ द एक सौ ऑपोजिशन भी एक सौ वही है। चालीस हाँ, 140 सीटें उनकी हो गई हैं, जो नहीं, कराची वो अपनी मजीद। अपनी तकरीर में वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अनाउंस कर चुके हैं ना, तो वो तो फिल वक्त उनके मुताबिक तो दोनों वही हैं। उमर अयूब साहब वो तो सब शायद हवा में ही है। हवा में ही है, सारा जी कुछ जी। हवा में ही है, शहबाज शरीफ सारा कुछ है, और इनके साथ जो होनी है ना कुछ अर्से के बाद, ये अच्छा। भागेंगे यहाँ से। आप देखिएगा कुछ काम तो होना कोई नहीं है, क्योंकि हम्म। IMF की तरफ से डिमांड होगी, ये इनसे हम्म। पूरी नहीं होंगी। हम्म। जलालत होगी, पैसे खत्म हो जाएंगे, हम गालियां देंगे, इनको ये इनका हाल होना है। अभी बड़ा मुश्किल काम आने वाला है अभी चंद महीनों के अंदर, क्योंकि अभी तो बजट आपके सर पे आ जाएगा 2 महीने के बाद। उस ऐसे ही है। बजट के अंदर आपने टैक्स भी लगाने हैं, हाँ। उस बजट के अंदर आपने लोगों को निचोड़ना भी है। अब हम्म। बंदा कितना भी निचोड़ेगा पाकिस्तानी है वहाँ, और पाकिस्तान से भागने वाले कितने लोग हैं ये भी नजर आ रहे हैं। तो हम्म। इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर इन्होंने डिलीवर ना किया, जिसकी उम्मीद मुझे तो 1% भी नहीं है कि डिलीवर करेगी, हम्म। फिरने से, बातें करने से, मेकअप सुर्खी करने से काम नहीं होते। काम होते हैं लोगों के मसले हल होने से। अगर एक घर के अंदर, पाकिस्तान के किसी एक घर के अंदर 20 से 25 हज़ार का रिलीफ मिल जाता है, इन द शेप ऑफ कि गैस का बिल कम हो जाए, बिजली का बिल कम हो जाए,
पेट्रोल की कीमत कुछ कम हो जाए, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो अजनास की प्राइस है उनको कंट्रोल कर लें, ठीक और है। एक घर को लगे कि इनके आने से 15-20-25 हज़ार का रिलीफ घर में आया है तो ये हुकूमत चलेगी। और अगर हुकूमत जो है वो ऐसे ही रही कि इस पे टैक्स लगा दो, इसकी लिमिट बढ़ा दो, इसके ऊपर ये कर लो। अब देखिए ना हमारे मुल्क के हालात क्या हैं कि इस वक्त हमारी जो हुकूमत के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आई एम सॉरी टू से, वो पागल हो गए। उन सिर्फ निचोड़ना है। आप माल रोड पे गए, ट्रैफिक पुलिस सर पे खड़ी हुई है, उन्होंने मोटरसाइकिल वालों को, आवाम पिस गाड़ी रही वालों है, को हर तरफ से पिस पागल रही है किया हुआ। तिरमिजी साहब, ठीक हर है, तरफ से पिस रही है। कैमरे लगा लगा के आपने हर रोज की चलान भेजने होते हैं सिर्फ पैसे कलेक्ट करने के लिए। एक जो ट्रैफिक पुलिस का सार्जेंट या वो जो वार्डन खड़ा हुआ है, उसने ऑन एन एवरेज 25 से 30 चलान करने हैं ताकि उसकी तनख्वाह जस्टिफाई हो जाए। तो ये इस तरह के हालात के अंदर आप समझते हैं कि मुल्क में मुल्क की आवाम के लिए कुछ हो पाएगा? यानी कि आपको लगता है कि ये हुकूमत जो कि मुश्किल लग रहा है, यानी कि आपको नामुमकिन लग रहा है कि ये डिलीवर कर सकेगी, और अगर डिलीवर नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, दोबारा इलेक्शंस होंगे? ये इलेक्शन देखिए, ये इस हुकूमत का मुझे तो 1% चांस नहीं है कि 5 साल भी पूरे करेंगे। अच्छा, 5 साल तो खैर हमारे यहाँ पे कम ही, किसी ने भी आज तक पूरे नहीं किए। सर अगर एक साहब को एक्सटेंशन 3 साल की ना मिली, अच्छा, तो उसके बाद ये नहीं गए, और इन्होंने अगर एक्सटेंशन दे दी अपनी हुकूमत बचाने के लिए, ठीक है, तो फिर जब तक वो है तब तक ये नहीं तो फिर अवाम का क्या होगा? अगर वो है तो ये भी है, तो फिर अवाम कहाँ है? अवाम तो कहीं लिस्ट में है ही नहीं ना। अवाम लिस्ट में नहीं है। अवाम तो कभी फौज में शामिल थी ही नहीं। अवाम तो कभी इस काबिल थी नहीं कि अवाम के लिए कुछ सोचा जाए। मुझे बताएं पिछले 16 माह में अवाम के लिए क्या किया, उससे पहले 3.5 साल में पीटीआई ने क्या किया, उससे पिछले 5 साल में इन्होंने अवाम के लिए क्या किया, अवाम के लिए अवाम को क्या दिया, मुझे बताएं। मैं और आप अवाम नहीं है। अच्छा, वैसे अवाम में ना बड़ा एग्रेशन है इस टाइम, जो मैंने देखा है तिरमिजी साहब, डेफिनेटली फील्ड में आप भी निकले होते हैं, आपने भी ये नोट किया होगा कि अवाम रिलीफ मांग रही है, वो तंग आ गई है, पैनिक हो गई है इन लड़ाइयों से, आपसी लड़ाइयों से। वो कह रहे हैं हमारे लिए क्या किया। अच्छा तिरमिजी साहब, ये जो फॉर्म 45 की आपने बात की थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जाने का मतलब है फॉर्म 45 के मतलब 2-2 3-3 साल तो समझ जाए ना, भूल ही जाए कि भाई उनके कोई खातिर खा कोई रिजल्ट आएंगे, ये तो केसेस चलते ही रहेंगे। तमाम सियासी जमातों के पास फॉर्म 45 मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ने भी अपलोड कर दिए हैं फॉर्म 45। अब कैसे मालूम होगा किसका फॉर्म 45 दुरुस्त है, किसका फॉर्म 45 गलत है? सियासी जमातें क्लेम कर रही हैं कि सिर्फ एक के पास नहीं, तमाम कैंडिडेट्स के पास जो है वो फॉर्म 45 है, इलेक्शन कमीशन अपने 45 के क्लेम कर रहा है। बात यह है कि जिसके पास भी फॉर्म 45 है, 45 है, जो भी फॉर्म है, अगर उसके इशू तो ऊपर 45 का है ना। हाँ, अगर किसी को सरकारी मोहर लग गई है ना, तो जिस पे भी लगी है उसके 3 से तो वो 8 हो गए। 3 को 8 करना आसान होता है, 7 उसको 17 करना आसान होता है। ठीक है, वो जो कर करा के आपने, अब इतना टाइम है कि वो बाकी मोहरों और बोर्ड पूरे बन के बोरियों में फिट भी हो गए। अच्छा, कई बड़े इंटरेस्टिंगली नजर भी आ रहा है कि टैंपरिंग हुई हुई है, बहुत सारे ऐसे नजर आ रहा है। एक है तो उसको 9 बनाने की कोशिश की जा रही है बड़े तरीके से, वो एक का वो नजर आ रहा है ये 1 है। मसला ये है कि कोई इनको समझाए कि भाई ये ज़ियाउल हक का दौर है, कोई इनको समझाए कि ये सिर्फ पीटीवी का चैनल नहीं है कि आपने खबरनामे में खबर सुनाई है लोगों ने। अब ये सोशल मीडिया का दौर है, हर एक के पास, हर बंदा रिपोर्टर है, हर एक के पास हाथ में कैमरा है, हर बंदा अपनी तस्वीर उतार रहा है। आप कहाँ कहाँ से डिलीट करेंगे, हर एक के घर के अंदर मौजूद है। अब आप जरा आम लोगों से मिलकर तो देखें, वो डिबेट कर रहे हैं। मैं हैरान इस बात से हूँ कि ये, मैं जिस हल्के में रहता हूँ वो नवाज शरीफ साहब का, ठीक है, नवाज शरीफ साहब वहाँ पे जिस तरह हारे हैं वो मेरे सामने की बातें हैं फॉर्म 45 के, और रातों रात जाफरी राशिद को जिस तरह वहाँ आप पहले 130 की बात कर रहे हैं? जी, मैं 130 की बात कर रहा हूँ। मैंने खुद वोट वहाँ दिया, मैं रहता हूँ और जद्दी कुश्ती रह रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने देखा वहाँ। तो इन तमाम सिचुएशन के बाद इंटरेस्टिंगली मसला ये हुआ है कि जो वहाँ के मुस्लिम लीग नवाज के अपने अहदेदार हैं, तो तमाम एग्री हैं, सबको पता है कि हम इलेक्शन हारे। अच्छा, अब उस हाँ, यहाँ लोगों से हम बात करते हैं जो बड़े बड़े, मैं नाम भी ले सकता हूँ कईयों से जो उनके अपने बड़े सोशेल भी। ठीक है, आप कुछ अगर लेना चाहे नाम तो आप बता सकते हैं कि इनसे आपकी बात हुई। वो सारे मेरे दोस्त हैं। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है। वो सारे सुरखेल हैं, वो सब इस बात को मानते हैं कि इलेक्शन हार गए। अच्छा, उसके हाथ में जो जिता दिया, आप जिताने के बाद आप उन लोगों, अब इसका हल देखिए, एक इसका ना बड़ा बुरा इम्पैक्ट आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले होता ये था कि कोई बंदा MNA MP बनता था ना,
तो उसको ये खौफ होता था कि मैंने हल्के में जाके वोट मांगना है। हम्म अब यहाँ जो जीते हुए लोग हैं वो हारे हुए जीते हुए हैं, उनको अवाम का कोई ख्याल नहीं है। उन्हें पता है कि उन्होंने अवाम को उन्होंने हल्के जवाब में नहीं दिया है। जाना, अवाम को हाँ, जवाब उन्हें देनी है वो। उन्हें पता है कि अवाम को हम आंसरेबल नहीं है, हम कौन सा जीत के आए हुए हैं, पहले भी हारे थे दोबारा भी हार गए तो क्या होगा। अच्छा, अब ये वो फॉर्म अकाउंट 45-47 के इशू कभी खत्म भी होंगे वैसे आपके ख्याल कभी में, जब तक पाकिस्तान ये में नहीं हो असेंबली सकता। चल रही है? पाकिस्तान में नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि हमने कभी सिस्टम जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, वरना हम चाहते हैं कि जमहूरियत पनपे। फ्रैंकली आई एम सॉरी टू से, आपको बुरा लगता है लगे, अच्छा लेकिन हमने इस पाकिस्तान के अंदर कभी भी जमहूरियत के लिए कोई काम नहीं किया। अच्छा, तो हमने ये जो जमहूरियत को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि हो सकता है इसी किस्म का कोई फैसला आ जाए, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, चले मान लिया कि वो सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देना चाह रहा है रिजर्व सीट्स, लेकिन उसने जो बंदर बांट की है, क्या ये दूसरी सियासी जमातों के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को लेके और आगे सेनेट के इलेक्शन को लेके जरूरी था कि बंदर बांट की जाती? देखिए बात ये है, बंदर बांट तो आपने की है, हम्म आप इसके जरा पोस्ट एनालिसिस को देखें ना, या उनकी सीट पहले मिस हो गई, ओके हमने मान लिया, हमने कानून की जस्टिफिकेशन को भी मान लिया, ठीक है, लेकिन ये हल किसने दिया है कि जो बची हुई सीट है वो आप इन बाकियों में बांट। बिल्कुल। मेंबर आपको पंजाब चाहिए इलेक्शन था कमीशन बाबर हसन भरवाना ने इख्तिलाफी नोट दिया उस पे, जो 4-1 का इसलिए फैसला है वो एक का इख्तिलाफ बिल्कुल इसी बात पे है। बिल्कुल बिल्कुल आपने उनको नहीं दी, हमने मान लिया, ओके जी उनसे गलती हो गई, उनसे उनके मसले थे, जो भी था हमने मान लिया, जो भी सकम थे आपने मान लिया, लेकिन आपको ये हक किसने दिया कि आप उनकी सीटें जो थी वो बाद में आपके बाकी सीटें थी। मुझे बताइए कि क्या मैं इस पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ? क्या मेरा जमहूरी हक नहीं है कि मैं इस बारे में बात कर सकूँ? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ इधर शटअप खोल दूँ। अब मुझे बताइए 2018 का इलेक्शन हम कहते हैं प्रॉब्लमेटिक था, 24 का उससे बड़ा प्रॉब्लमेटिक था। अब अगर हम कहते हैं बेलडार्च ने इस पे रिपोर्ट भी जारी कर दी है। जी, अब मुझे बताएं 2028-29 में अगर इलेक्शन होता है और उसमें ये तमाम स्ट्रेटेजी जो है ये नवाज लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ होगी, ठीक है, तो वहां पे फिर हमारा स्टैंड क्या हो? हमारा स्टैंड आपको लगता है कहीं पे कोई होता है? नहीं, वो तो मैं तो महज़ब माशरों के लोगों के सामने रख, यही पीएमएलएन ने जो 18 में एहतजाज कर रही थी, 18 में क्लेम कर रही थी, जितने टॉक शोज हैं, जितने पॉलिटिकल शोज हैं, उन सब में क्लेम कर रही थी कि 18 में इंतहाई जो है वो बदनज़मी हुई है, 18 में धांधली हुई है, ये हो गया, हमें हरवा दिया गया। अब खामोश है, यही पीएमएलएन खामोश है। इसमें एक और बड़ी मजे की बात है जी, पीएमएलएन एहतजाज कर रही है कि धांधली हुई है, लेकिन सिंध में हुई है, पंजाब में नहीं हुई। अच्छा, पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है कि धांधली हुई है, पंजाब में हुई है, सिंध में नहीं हुई है। हाँ, ठीक है। जेयूआई वो एहतजाज कर रही है कि धांधली हुई है, केपी में हुई है, लेकिन कोयटा में नहीं हुई, बलूचिस्तान। हाँ। तो आपने पीटीआई कह रही है उधर केपी में नहीं हुई है, बाकी जगहों पे हुई है, पंजाब में हुई है, पंजाब में हुई है, सिंध में हो गई है। तो ये जो दोहरे मेयारात हैं सियासी जमातों के, यार तुम एक तरफ अपने लीडर की दोनों सीटें हार गए, तुम्हें इस बात पे तो अपनी पॉलिसी को रिविजिट करो, तुम देखो कि तुमने क्या किया, तुमने मतलब इसमें पीएमएलएन में खुर्रम दस्तगीर का जो बयान आया, हम सॉरी मुझे खुर्रम दस्तगीर से ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसने अपना पॉलिसी बयान दे दिया। राना सनाउल्लाह ने अपनी हार को तस्लीम कर दिया, साथ रफीक ने अपनी हार को तस्लीम जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसके मुकाबले में जो लोग आए हैं उन्होंने जो तूफान बर्पा किया है, ये गैर जावेद लतीफ साहब का मैं एक प्रोग्राम में सुन रही थी, काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे और वहां वो क्लेम कर रहे थे कि पीएमएलएन के साथ धांधली हुई है, और बड़ा सरप्राइज था मेरे लिए ये सुनना कि पीएमएलएन के साथ धांधली हुई है। अगर ग्राउंड रियलिटीज देखें, एक्चुअल में जो सीट हम तक पहुंच रही है, आप तक, हम तक, जितने भी सहाफी हैं, वो कुछ और नंबर गेम बता रहे हैं पीएमएलएन के, और जो इनको सीट्स दी गई है वो से डबल फिगर में गई है। अभी भी पीएमएलएन के साथ ज्यादती हुई है। देखिए बात यही है ना कि हम बहुत सारी चीजें, हमारा मसला ये है कि हमको जब फॉरवर्ड करेंगे तो हमें सच्चाई होता है कि हम असल सूद की तरह उठाना भी है। तो हमने इसी मुल्क में रहना है, हमने इसी माशरे में रहना है, हमें बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज भी करना है। मैं निसार उस्मानी नहीं हूँ, मैं मिनाज करना नहीं, मैं आम पाकिस्तानी हूँ भाई, मैंने यहीं रहना है, यहीं पनपना है, यहीं मरना, मेरी कब्र भी यहीं बननी है। मेरे किसी गैर मुल्क में कोई भागना भूगना नहीं है, और ना मेरे कोई बड़े ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, ना मेरे कोई जो मुझे बचा ले। तो इन तमाम हालात में देखते हुए भी अगर हमने चीजों को बुरा कहना है तो बड़ी एहतियात से, तो बगैर मुसलमान ये है कि हाथ से रोको बुराई को, दिल में बुरा कहो,
जबान से बुरा कहे, लेकिन इस तमाम हालात में पाकिस्तान के माशरे के अंदर जो हालात बन चुके हैं, ठीक है, उन तमाम माशरों में हमने चीज़ों को देखना होता है। अब हम सिर्फ मुस्कुरा के इस्तीफा करते हैं, आई एम सॉरी, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, सबको पता है कि क्या हो रहा है, सबको पता है कि क्या किया जा रहा है, सबको पता है कि क्या करना चाह रहे हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हाँ, 2018 में जब ये सारा काम शुरू हुआ, हमने तब भी आवाज उठाई कि ये गलत हो रहा है। 2018 में नूर नजर कोई और, 2024 में नूर नजर कोई और है, काम हो रही है। ये नूरे नजर कब कब तक चलता रहेगा तिरमिजी साहब? कभी ऐसा होगा कि हम कंधे इस्तेमाल करना छोड़ दें? लियाकत अली खान के मरने के बाद से यही हो रहा है। कभी ऐसा होगा? अच्छा, वो ठीक है, आप यानी कि आपको लग रहा है कि ये मामलात नहीं रुकेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। आप तिरमिजी साहब, आपने हमें ज्वाइन। नाज़रीन, ये जो नूरे नज़र वाला सिलसिला है ये कब तक चलता रहेगा? क्योंकि नूरे नज़र आवाम को होना चाहिए, आवाम के मैंडेट है ये, आवाम ने मैंडेट देना है, आवाम का हक है, आवाम जमहूर है, आवाम ने ही जो है अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत का जो इस्तेमाल करना है, और अवाम ने ही जो है अपने हुक्मरानों को चूज़ करना है। तो आखिर ये कब तक मसाइल चलते रहेंगे? आवाम को उसका बेसिक राइट्स जो है वो कब मिलेगा? हम बेसिक फूड बकेट की बात नहीं करते, हम किसी चीज़ की बात नहीं करते। यहाँ तो वोट का जो हक है वो भी नहीं आवाम के पास उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सुन्नी इत्तेहाद की सीटों के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मियां सैफुर रहमान साहब, एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सैफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। जी बढ़िया नाइट। अस्सलाम वालेकुम सैफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सैफ साहब, ये जो सुन्नी इत्तेहाद की सीटें हैं, आज भी मामला लटक गया है पेशावर हाई कोर्ट में। चले हम सुन्नी इत्तेहाद को छोड़ देते हैं, तहरीक इंसाफ को छोड़ देते हैं। अगर हम तस्वीर का दूसरा एंगल देखते हैं जो मेरे ख्याल में कम लोग देख रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैं उस एंगल को हाईलाइट करूँ कि ये सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद की या तहरीक इंसाफ की रिजर्व सीटों का मसला नहीं है, ये माइनॉरिटी और ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों का मसला है। इसका मतलब ये है कि ख्वातीन के राइट्स का, माइनॉरिटी के राइट्स का भी इशू है ना, उसको भी तो देखना है कोर्ट्स ने। हाँ, ये दरअसल यहाँ पे एक जो डिबेट चल निकली है जो हमारे मुख्तदरा हलकों में, ये है कि जी मैंडेट को देखें, मकबूलियत को देखें या किसी का इकोनॉमिक विजन देखें, तो वो फिर थोड़ा सा उनके अपना एक तस्वर है कि जी ये लोग डिलीवर कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अब फैसला अच्छा। तो बुनियादी तौर पर अवाम ने करना होता है कि कौन कर सकता है डिलीवर, कौन नहीं। अवाम का हक है जी, ये तो अवाम का हक है ना। लेकिन दुनिया में बहुत से हमारे जैसी चाल चलने वाले जो ममालिक हैं, वहाँ पे डिसीजन मेकर जो है वो अवाम की सोचों के साथ अक्सर हम आहंग नहीं होते, और वही सूरत हाल हमारे यहाँ है। तो फिर अवाम को वोट का राइट ना देना, जी उससे खराबी भी आती है ना जी, उसी खराबी का तो हम डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त। नहीं सैफ साहब, अगर फैसले अवाम ने नहीं करने हैं तो फिर हम अवाम को वोट का राइट क्यों देते हैं? हम इतने अरबों रुपए एक एक्सरसाइज पे क्यों अवाम के जाया कर देते हैं? वो उनको रिलीफ पे दे दें। एक तो आप कहते हैं ना जी, आप तो एस्टेब्लिशमेंट को हम मुद्दे इल्जाम ठहरा देते हैं। हमारे यहाँ एक उससे भी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो वकला की एस्टेब्लिशमेंट है। एक वकील एक ही चीज की एक दलील दे रहा होता है, दूसरा वकील उनके बराबर का पाएगा, बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी तरफ का सोच का है तो उसकी बिल्कुल बरक्स दलील दे रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये हमारे वकला को भी देखना है कि आइन का जो असल रूह है उसके मुताबिक फैसला कर लें, बगैर इस सोच के कि मैं नून लीग का वकील हूँ, मैं पीटीआई का वकील हूँ, मैं जेयूआई का वकील हूँ। तो ताकि कानूनी राय दें, आइन के मुताबिक अपनी राय दें। जी, तो ये भी एक मुश्किल है कौम। अच्छा, आपको लगता है कि ये इशू जो है ये कहीं जाके खत्म होगा, सॉर्ट आउट होगा, या जो बंदरबांट हो गई है तो बस हो गई है, बस सीटें मिल गई है? नहीं, ये नहीं है। ये चीजें देखें, जुल्फकार अली भुट्टो का आप देखें, उनका वैसे तो एक बात आ गई, सुप्रीम कोर्ट की राय तो आ गई, 44 साल के बाद मौका नहीं दिया गया। 44 साल के बाद उनका भी अगर माजी में चले जाए तो FIR जो थी वो तकरीबन सील कर दी गई या महफूज कर दी गई या फाइल कर दी गई। 44 साल के बाद भुट्टो साहब के बारे में अदालती राय आई है, यानी कि हम जो हमारे हाल में हो रहा है अगले फिर 20-25 साल चले, 44 तो नहीं, तो हम एक्सपेक्टेड है 20-25 साल के बाद उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस बात का इजहार करेगी कि ठीक है उस वक्त ये कुछ गलतियां हो गई थी। नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। असूलन तो अब फास्ट ट्रैक का दौर है, अब तो आप इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए तो मैंने 44 की बजाय 25 कर दिया। हम तो पहले इतनी मुश्किलात में घिरे हुए हैं कि हमारे यहाँ इतने क्वेश्चंस हैं, 1000 क्वेश्चन को हम फेस कर रहे हैं, साथ रोजमर्रा के मसाइल हैं, हुकूमत की तरफ से भी अवाम के लिए जो फराहम करना है रिलीफ, उसका भी मसाइल है, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे, लोगों के पास उतनी तालीम, हुनरमंद होने की तालीम नहीं है,
और डिबेट्स चले जा रही हैं। बिल्कुल पहले डिबेट भी है, चले, अवाम पीडीएम तंग का है। था, सैफ जब साहब पीडीएम ये से इशू पहले सॉर्टेड बीजेपी होगा, इसी तरह नाकाम थी। सैफ साहब ये इशू हल होगा, सॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा रिजर्व सीट्स का, या बस ठीक है बंदर बांट हो गई ऐसे नहीं, मेरा चलेगा? जाती ख्याल है कि जो मुक्तदरा कुव्वतें हमारे साथ, चूंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो ये है कि वही प्रिवेल करती हैं, कहीं ना कहीं पे जाके वो कोई मामला किस तरह चलाने की कोशिश तो करेंगे। हाई कोर्ट में लेकिन चली गई है अब तरीके ये है साहब। कि अब दूसरी कुव्वतें जो अपने राइट के लिए निकली हैं बाहर, ठीक वो है, कौन सी स्ट्रेटजी इख्तियार करती हैं, किन का आशीर्वाद लेती हैं। देखे ना, पहले तो आशीर्वाद कभी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के भी लेते रहे हैं लोग, ठीक लेकिन है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी जब आपके हरकतें देखती है जहाँ पे क्या कुछ हो रहा होता है, तो वो भी अपना हाथ खींच लेती है। तो हमने बहुत सी चीजों को अपने अंदर बैठ के, अपने मुल्क के अंदर हमने हल करना है। आपको ये हल अच्छी होता बात हुआ है। नजर नहीं आ रहा ये मसला? हाँ, ये फौरी हल होता है, ये नहीं हल। हल से मुराद है कि लेकिन ये ओथ से रोक दिया ना, बंदरबांट चलेगी। हलफ बर्दारी से रोक दिया स्पीकर साहब को कि आपने इनके हल्फ नहीं लेने हैं, यानी कि मसला कहीं तो जाके फिर हल होने ना। अब हाई जी, कोर्ट जी। में इशू चले गए हैं तो मेरा क्या? साथी ख्याल है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक चला भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में हल इसको रूल आउट कर देगी। मेरा हल ये हाई कोर्ट के चलेगा नहीं, फैसले क्योंकि को इसकी या नज़ीर नहीं, इलेक्शन इसकी कमीशन के नज़ीर नहीं फैसले को? मिलती कहीं। रूल आउट किसको करेगी, हाई कोर्ट के फैसले को या इलेक्शन कमीशन के फैसले को? नहीं, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं, इलेक्शन कमीशन के फैसले। अगर हाई कोर्ट का फैसला हक में आ जाता है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ, नहीं, ये तो है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है मसला, क्योंकि आमतौर पे अब सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, गुस्ताखी हो जाती है, अब तौहीन है। मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है सुप्रीम कोर्ट के जजेस। अब तो लोगों ने ऐसे बना दिए कि माल रोड की दुकान पे आप जाते हैं सौदा खरीदने, तो जिसके मुंह में आता है वो सुप्रीम कोर्ट में चला लेकिन जाता है, सैफ जिसको साहब नजर आता है वो सुप्रीम ये कोर्ट में चला जाता है। बेसिकली हमारी सियासी जमातों ने ये रिवायत डाली है ना। अब देखिए कि उमर अता बंदयाल साहब सिटिंग चीफ जस्टिस थे उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट के बाहर किस तरह से मौलाना साहब और पीएमएलएन ने वहां जाके एहतजाज किया था, किस तरह सिटिंग चीफ जस्टिस के अगेंस्ट जो है जबान इस्तेमाल की गई थी, किस तरह थ्रेटनिंग बातें की गई थी। तो रिवायत तो फिर हमारे सियासतदानों ने डाली ना। हाँ, नहीं है तो बिल्कुल। देखिए, सियासतदान तो लीडिंग किरदार है मेरी मुआशरे के। जी जी, तो सियासतदान तो मैदान अमल में रहेंगे और मंजर आम पे भी रहेंगे। अब सियासतदानों ने भी ये फैसला करना है कि भी अगर हम किसी जगह पे गलत हैं तो वो जो खुद एहतसाबी की सोच है, वो जो इस्लामी सोच है, अपने अंदर झांक के देखने की, उसके तहत एक आपस में फैसला कर ले कि जी देखें आपका हक है, आप अपना हक लें और काम करें। लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, तब काम मेरा करने नहीं वाले ख्याल कोई भी नहीं के है। खुद एहतसाबी ना सियासतदान मकबूल, ना कभी गैर कर मकबूल। सकेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आपका भी पॉइंट आ जी, गया। thank नाज़रीन, you। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, बशर्ते जिंदगी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।